हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे नए बैच में जिसका नाम है समर्थ बैच, जो होने वाला है नीट 2026 के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हर्ष गुप्ता आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बात बच्चों कि ये जो बैच है ये YouTube पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं आधे लेक्चर्स डालूंगा, पूरे नहीं डालूंगा। पूरे पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पूरा कोर्स आपको मिलेगा। दूसरी बात, बहुत बच्चे बस ये पूछते भैया कोर्स कंप्लीट कब तक हो जाएगा, हमारे पेपर आ जाते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, हर हाल में कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें मल्टीपल रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सब लगाने का टाइम मिलता जाएगा। अब हमें करते क्या रहना है, हमें कॉन्टिन्यूस बात पर पढ़ते रहना है। कॉन्टिन्यूस मतलब मैं केमिस्ट्री की वीडियो डालता रहूंगा, आपको बिना बैकलॉग क्रिएट करे एक पर्टिकुलर टाइम बनाना है। मैं रात को 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ने या 10 बजे केमिस्ट्री पढ़ने बैठूंगा, मैं पूरी वीडियो देखकर हटूंगा और मैं सारे क्वेश्चंस जो वीडियो में कराए हैं वो भी सारे अटेम्प्ट करूंगा। हर क्वेश्चन को आपको 2 बार अटेम्प्ट करना है, ये मानकर चलो। एक बार मेरे संग कर रहे हो ठीक है, एक बार बाद में वीडियो खोलो, लेक्चर स्किप करके जाओ, सीधा क्वेश्चन खोल के रुक जाओ, क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लो, देख लो, फिर आखिरी में वीडियो ऑन करो, पॉज करके मैच कर लो आंसर क्या आया, सही है गलत। एक तो ये बनाना है। दूसरी बात भाई, अटेंडेंस रखनी है हमें क्लास में। मतलब आप अगर लेक्चर देख रहे हैं केमिस्ट्री का, आप जैसे ही देखने आएंगे और आप देख रहे हैं, आप पूरा बैच देख रहे हैं, आप लिखेंगे अपना नाम। उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है। देखो कुछ आएंगे कुछ चले जाएंगे, है ना। लेकिन सिलेक्शन से क्या होगा, सिलेक्शन से मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन ऐसे ही होगा जब हम पढ़ते जाएंगे। जब हम पढ़ते जाएंगे तो उसी से ही सिलेक्शन होगा और हमें कॉन्टिन्यूस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि भैया ये क्या, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला? बिल्कुल भैया फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, अटेंडेंस भी रहने वाली है। और टेस्ट असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे? तो भैया जो असाइनमेंट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और जो टेस्ट है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। उसके बाद की भी आएगी, मैं चेक भी करवाऊंगा और सबसे कमेंट में उनके लिए मैं नंबर भी पूछूंगा कितना आ रहा है। भैया मुझे भी तो पता होना चाहिए मेरे बच्चों के क्या स्कोर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम ये बैच शुरू कर चुके हैं आपका 2026 के लिए। और दूसरी बात, अगर आपको मैं बात बताऊं तो ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, हर्ष भैया PCMB। तो हर्ष भैया आपके पास आ चुके हैं, इसको स्कैन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन कर लो और उसके बाद तुम लोगों को मिल जाएगा पूरा। तुम उसको ज्वाइन कर लो, मैंने वो नया ही चैनल बनवाया है, तो उसमें जैसे तुम ज्वाइन होते जाओगे मैं तुम्हें असाइनमेंट डिटेल ये सब चीज और वहां भेजता जाऊंगा, ठीक है। वहां टेस्ट भी अरेंज कर दूंगा मैं आप सभी के लिए। तो सब बिल्कुल पेटियां बांध लो अपनी कुर्सी की, बैठ जाओ, टाइमिंग लगाओ और पढ़ना शुरू कर दो। तो भैया आज की वीडियो स्टार्ट होने वाली है समर्थ बैच। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, हम इस चैप्टर में मतलब जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें चैप्टर 1 के लेक्चर्स में क्या क्या होने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जितने भी लॉ हैं, है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टोइशियोमेट्री के बाद पढ़ने वाले हैं। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट्स और स्टोइशियोमेट्री एक बार जब तुम मेरे से पढ़ लोगे तो बिना पेन पेपर के बना पाओगे। अच्छा भैया एक बात और ये बता दो, क्या हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, क्या हम टफ पढ़ने वाले हैं या हम नीट पढ़ने वाले हैं? मेरी बात सुनो, मैंने तुम लोगों से वीडियो में भी कहा था, पिछले रील्स में भी कहा है, ये किसने सेट करके दिया है आपको कि ये नीट का लेवल है, जेई का लेवल है? मैंने कभी नहीं सेट करके दिया। मैं हमेशा तुम लोगों को टफ क्वेश्चन कराता था और बच्चे के भैया ये तो बहुत लेवल के आप है। भाई पता चल गया ना, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें से पेपर आया है। मैं कुछ हवाबाजी नहीं कर रहा कि जहां मैं बोल दूंगा वहां से पेपर नहीं आएगा। किसने कहा मैं बोल दूंगा तो नीट मेरी बात मान जाएगा, जेई मेरी बात मान जाएगा? लेकिन हम बिल्कुल ऊपर तक जाके पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ऊपर तक, और हम कुछ नहीं भूलेंगे। ना हमें भूलना, ना हमें कुछ करना, ना हमें ये मानना कि ये नीट लेवल है, जेई लेवल है। हमें मारना है मेरा वाला कॉन्सेप्ट। याद करो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया मीटर वाले, तो मीटर वाला जब मैं कॉन्सेप्ट रखा करूंगा तो तुम्हें प्रैक्टिस सेशन में सारे आना है, मेरे साथ क्वेश्चन बनाने हैं लाइव, मतलब नॉट लाइव, मेरे साथ साथ ही बनाने पड़ेंगे, वो तुम्हारी वीडियोस में ही होगा, लाइव सेशन अलग होंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे कैसे पढ़ने वाले। जैसे हमने सबसे पहले लॉ, हम ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 के 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे, उसको पढ़ते जाना, प्रैक्टिस सेशन भी देखते जाना, ठीक है जी। अब आ गया है स्टेट ऑफ मैटर्स। व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर्स? भैया क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर? एक बार आप हमें बता दोगे तो मजा आ जाएगा, तो ध्यान से सुनना जी भैया। स्टेट ऑफ मैटर होती है 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा होती और भी हैं, जैसे प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट,
टाइम क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें भी होती है। लेकिन जो हमें मेजर पढ़ना होता है तो वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे होता है मैं थोड़ा सा तुम लोगों को अगर डिटेल में बताऊं कि भैया एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, क्या होता है एक गैस। अब ध्यान सुनना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होता है। जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े ऐसे फंसे फंसे होते हैं। जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। और वहीं गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर, मतलब बड़े रैंडम्स होते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं जो सॉलिड होता है उनके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत हाई होता है। सही है, बहुत बढ़ा हुआ होता है। लिक्विड के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो लो होता है, और गैस के अंदर इंट्रामोलिकुलर जो होता है वो बड़ा लीस्ट होता है। कैसा होता है भैया जी, लीस्ट होता है। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, ये होता है लीस्ट, लीस्ट होता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड के अंदर, और गैस के अंदर लीस्ट होता है। ये चलता जाता है। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, थोड़ा तेज तेज बोलता हूं ताकि तुम लोगों के संग टाइम वेस्ट ना हो। भैया इंट्रामोलिकुलर फोर्स हो गया, तो अब इंट्रामोलिकुलर स्पेस भी बता दो। इंट्रामोलिकुलर जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है कहां पर, सॉलिड में। उसके बाद ओ भैया सबसे कम होता है सॉलिड में, सबसे कम होता है सॉलिड में। ध्यान से देखो जी भाई, सबसे कम होता है सॉलिड में। तो ध्यान से देखते जाना मैं क्या बोल रहा हूं, सॉलिड में होता है सबसे कम, इसमें होता है लो, और इसमें होता है हाईएस्ट। कैसा होता है, हाईएस्ट। ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बताता जा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाईएस्ट होता है भैया जी, हाईएस्ट, लीस्ट, लोवेस्ट। खुद ही दिमाग लगा लो, जब फोर्स ज्यादा होगा तो स्पेस कम होगा। यहाँ लो है दोनों चीज, यहाँ लीस्ट है स्पेस। ठीक है, मतलब फोर्स लीस्ट है तो स्पेस क्या है, हाईएस्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आसान है। ठीक है, अब आगे चलने वाले हम बात बताने वाले कि क्या होता है। देखो जो मैटर्स होते हैं ना वो दो चीजों पे काम करता है जब चीजें मिक्स होती हैं। मतलब जब हमने पढ़ा है ना कि भैया चीजें मिक्स होती हैं या तो प्योर फॉर्म में होती हैं, तो है ना, तो क्या होता है जब मिक्सचर बनता है तो वो दो में बनता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ऐसे मिक्सचर जिनको तुम फिजिकली तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, या मैं बोल सकता हूं इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं। होमोजीनियस जिनको फिजिकल से अलग नहीं किया जा सकता, नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। फिल्टर पेपर से आप अलग नहीं कर पाओगे इनको। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में तो तुम जानते हो, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब जैसे H2 एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, और कंपाउंड जैसे H2O ये एक कंपाउंड है। जब एलिमेंट्स मिलते हैं तब कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एलिमेंट्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल भी फॉर्मेशन होती है, और कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स एक ही जैसी चीज होती है ना। जब सिमिलर मिलते हैं तो मॉलिक्यूल, जब सिमिलर या डिसिमिलर बने तो कंपाउंड। कंपाउंड तो मिलके बनता ही है। सही है हमारी ये वाली बात। चलो जी अब आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे पहला आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान से सुनना, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो ये बेसिक है, तुम्हें पता होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि ना तो भाई मास बिगड़ सकता ना बन सकता, जितना मास है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, किसने दिया तुम लोगों को, एंटोनियो लेवॉइजर। भैया क्या ये भी हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा भाई, कर लो। क्योंकि अब सोचो कि तुम्हारा इस बार नीट का पेपर जो आया वो डायग्राम के अंदर से क्वेश्चन, बायोग्राफी के अंदर से क्वेश्चन आए। तो जब हम कुछ चीज सीख रहे हैं कि अब की बार नीट में बायोग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, जो तुम लोगों की बायो थी, तो भैया इसमें से भी आ सकता है। तो जब लिखा है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात कोई। एंटोनियो लेवॉइजर बस सुन लोगे तो याद हो जाएगा, है ना। मैटर को होता है ना बना सकते ना तो बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब होता कैसे है वो समझ लो। जैसे मैं एग्जांपल, अभी थर्ड पॉइंट नहीं समझाया, ध्यान से सुनना मैं क्या लिखने वाला हूं। जैसे मान लो मैंने एक कंबशन रिएक्शन लिखी, मीथेन मतलब CH4, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं जला रहा हूं तो क्या बना रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूं प्लस वाटर बना रहा हूं। सही है, अब अगर मैं इसको बोलूं कि भैया पहले बैलेंस तो कर लो, बैलेंस तो कर लो, क्योंकि अगर बैलेंस ही नहीं करा फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। जैसे बेसिक सा रहता है, मान लो बिल्कुल बेसिक वाले लिखूं तो H2O कैसे बनता है भैया, जब H2O2 आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसको बात करूं तो इसका मास है 2, ठीक है, और इसका मास है 16 और 32, पर मैं इसको बोलूं तो ये है 18। 18 और 32 के बराबर हो सकता है, नहीं। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। अब जब मैं इसको बैलेंस कर लूंगा कि भैया मैंने इसको बैलेंस कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, अब देखो कुछ हो सकता है। अब चेक करो, ये वाला लगाओ, ये तो 32 है ना, और ये कितना हो गया 4, तो 32 और 4 36, और ये 18 × 2 2 × 18 कितना आया 36। अब देखो बराबर आ गया,
मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। बचपन में तुमने ये भी पढ़ा है कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो उसका रीजन भी यही था कि भैया क्योंकि सारी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, इसीलिए हम बैलेंसिंग करते थे। ठीक है, तो अब इसको भी अगर तुम बैलेंस कर लो फटाफट से तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बैलेंसिंग कर लो। अब देखो इसका मास आ गया 16, है ना, इसका एक का 16, 8 2 32, और ये इसके देखो ऑक्सीजन का एक का 16 तो 2 का 32, और 32 इंटू 2, 2 नहीं 2 64। ठीक है, इसका क्या हो गया भैया 44, और इसका हो गया 36। सही, अब तुम इनको जोड़ोगे तो देखो आंसर देखो 6 4 10, 6 7 और 1 8। सही लिखा है जी भैया, सही लिखा है। अब इसको चेक करो 6 4 10, 4 3 7 और 1 8। बताओ क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भैया, साफ साफ दिख रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना स्क्रीन में, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल सबको सही दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं। अच्छा, ये कहां पर नहीं काम करता, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी जो लिमिट है वो ये है, एनर्जी चेंज केस में ये इसके लिमिटेशन है। मतलब देखो अगर डेल्टा में बात करूं कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है mc², तो भैया अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो मास बिगड़ गया, है ना। देखो ये बिगड़ा मतलब लिमिटेशन है, बिगड़ के मतलब खत्म नहीं हो गया, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो गया, मतलब ये एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन में चला जाता है किसकी जगह पर, कंजर्वेशन ऑफ मास की जगह पर। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये यहां पर काम नहीं कर पाता, ये इसकी लिमिटेशन है, इस बात को ध्यान रखना। चले आगे, बहुत बढ़िया। लो भैया कर लो जी क्वेश्चन। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू मेक 9 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब देखो क्या कंडीशन है, H2 है ना, समझ में आ रहा है। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे हटाओ, बिल्कुल ना बिल्कुल बेसिक सा लिख लो, जैसे बिल्कुल हम बिल्कुल ही बेसिक पढ़ रहे हो कि जी भैया ऐसे कर दो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से मिलता है तो वाटर फॉर्म करता है। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन है, ये है 1 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है पता नहीं x ग्राम, और कितने ग्राम वाटर फॉर्म हुआ 9 ग्राम्स। सही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान सुनते जाना, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9 ग्राम होगा तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 ग्राम। दैट इज योर आंसर। सिंपल बात है, कितनी सिंपल बात है भाई। मैं इसको बहुत ऊपर लेवल तक ले जाने वाला हूं, अंत में बैठे रहना, कहीं चले मत जाना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूजिंग, बिल्कुल सही हो गया काम। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो आगे, एक बात और आ गई, एक आया डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये कहा गया बच्चों कि जितनी भी सारी चीजें मतलब आपस में जुड़ रही हैं वो एक फिक्स कॉम्पोजिशन और फिक्स रेशियो में फिक्स चीजों पे आकर जुड़ती है। जैसे मैं एक बात कहता हूं, तुम लोग समझो बेसिक सी, ठीक है, कि मान लो मैंने ये कहा कि बताओ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ध्यान सुनते जाना, H2 ले लो, चलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, H2 ले लो। अगर मैं H2 की बात करूं तो H2O, अगर मतलब H2O क्या मतलब वाटर, अब वाटर बनाना है आपको तो क्या चाहिए, आपको H2O ही चाहिए ना। आप HO2 ला सकते हो, ना आप H2O2 ला सकते हो, ना आप HO ला सकते हो। मतलब वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O, तो H2O ही चाहिए, बेसिक बात है। बहुत बढ़िया। अब H2O कहीं से भी आ जाए तो वो ही रहने वाला। अगर मैं बात करूं इसके रेशो की तो देखो क्या आएगा 2:16, अगर तुम काटोगे तो क्या आएगा 1:8। मतलब अगर आप ध्यान सुनते जाना, अगर आप सभी बच्चे वाटर बनाना चाहते हो तो आपको 1:8 की फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? करना ही पड़ेगा, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनते जाना, जोसेफ ने दिया था ये, है ना, क्या कहा, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट बाय मास। जैसे मतलब ये 1 ग्राम वो 8 ग्राम, फिक्स है बात, ये फिक्स है, इस तरीके से चलता रहेगा। कहां काम नहीं करता, लिमिटेशन इसकी आइसोटोप्स में। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, देखो जैसे कुछ भी चल रहा है ना, जैसे मैंने बात कहा, मान लो कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड में मास सेम रहने पर दो तरह की कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मास होता है कार्बन का 12, एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मास होता है 14। अच्छा ये तो नॉर्मल है, तो भैया इसमें क्या खास बात है, तो ध्यान से सुनते जाना भैया, इसमें तुम्हें खास बात बताने वाला हूं मैं, बहुत तगड़ी। ये जो है कहां गया,
ध्यान सुनते जाना, दिख रहा है भाई, हिला तो नहीं, हाँ ठीक है। ये जो है ना कार्बन, ये एक रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। भैया रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसी जगह पर यूज होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग, मतलब ये यूज हो जाती है कार्बन डेटिंग प्रोसेस में। किसमें यूज होती है भैया, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। अब कार्बन डेटिंग क्या होता है ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, मैं फिर बता देता हूं। किसी भी फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस करते हैं, उसके लिए काम आती है। तो अब एक बात चेक करो, इसका बात चेक करना भैया, ये कितना है 12, ये कितना है ऑक्सीजन 1 का 16, 2 का 32, सही है। अब इसका अगर मैं करूं तो देखो इसका क्या आएगा 14:32, लगा लो दिमाग, लगा लो दिमाग। क्या ये और ये कार्बन जो है क्या फिक्स प्रोपोर्शन में है, नहीं है, इसका मतलब आइसोटोप्स में काम करने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ में आया डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलो जी आगे चलते हैं, चलो भाई चलो बढ़ो, बहुत बढ़िया। देखो ये आया नया क्वेश्चन, ओहो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से सुनते जाना जी भैया क्या होने वाला है। 1 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल ऑक्सीजन के साथ बंद किया जा रहा है, इतने इतने ही है, ध्यान सुनना। अगर मेटल बंद किया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो इतना ऑक्साइड दे रहा है, समझ में आया। तो अगर मैं देखो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया मेटल है ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जा रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल का ऑक्साइड बना रहा है, सिंपल बात ये है, सही है। तो अब मैं मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल देता हूं, तो मेटल में ऑक्साइड में से मैं क्या घटा दूं, मेटल घटा दूंगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अगर देखो मैं इसमें से घटाऊं, इसमें से घटाऊं तो देखो क्या आ जाएगा 3 - 1.8 ग्राम, दैट इज 1.2। ये समझ में आया, ऑक्सीजन इसके अंदर कितना आ गया 1.2। अब मेटल ध्यान सुनते जाओ, ये है मेटल का ऑक्साइड 1.80 ग्राम, 1.20 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान सुनते जाना, 1.1 ग्राम ये है, ये इतने ग्राम है। तो अगर मैं बात करूं कि भैया रेशो बताना है, अब हमें रेशो बताना है ना, तो देखो मेटल ऑक्साइड कितना है 1.80 ग्राम, ये कितना बना 1.20 ग्राम, मतलब 1.2। तो इसको इससे काट दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या 1.5, 1.5 आ जाएगा। अब दूसरे वाले में चेक कर लो, आ जाओ मिला लो कि भैया इसके अंदर है 250 और ये इतना है, मतलब ऑक्साइड है इसका कितना 2.50 माइनस 1.50, तो इसके अंदर कितना है 1 ग्राम्स है। कौन है जी ये, कौन है, ऑक्सीजन है। तो ध्यान सुनना, अब मैं जैसे मैंने क्या करा, मेटल को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाला, वैसे मैं इस मेटल को, इसमें अंदर मेटल कौन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकालूंगा, 1.50 डिवाइड बाय 1, तो आंसर क्या आ गया 1.5 ग्राम। देखो ये भी 1.5 ग्राम, ये भी 1.5 ग्राम, तो हाँ ये दोनों फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, ये दोनों फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही चलते जाना है भैया। रिवर्स ये पॉसिबल नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब रिवर्स ऑफ इस लॉ, मतलब इस लॉ का अगर मैं रिवर्स बना दूं तो ये करेक्ट नहीं बैठेगा। जैसे मैंने क्या बोला कि भैया H2O है, जितना बनेगा उतना, जितने हाइड्रोजन है उतना ही ऑक्सीजन है, तो ये बनेगा। लेकिन ये कहता है कि वाटर बनाना, ध्यान सुनना, पीछे वाले में वाटर बनाना, तो H2O जितने जितने H चाहिए उतना ऑक्सीजन चाहिए, वो सब मिलके वाटर बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं इसके लिए उल्टा, कि भैया जितना कंपाउंड ऑक्सीजन चाहिए, जितना हाइड्रोजन चाहिए, मैं सबको ला रहा हूं, उनको मिला रहा हूं, तो क्या हमेशा सेम कंपाउंड बनेगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, उसका रिवर्स सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहां लिखूं एल्कोहल को लिखूं C2H5OH, तो अगर मैं इसको देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं C2H6O, ये समझ में आया। देखो ये ईथर है, अगर मैं देखो इसको लिखूं तो लिख सकता हूं C2H6O। देखो क्या दोनों के सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या परसेंटेज सेम आएगी, बिल्कुल आएगी, पर क्या दोनों सेम कंपाउंड है, नहीं भैया, ये अल्कोहल है ये ईथर है, तो भैया ये नॉट करेक्ट होता है, मतलब रिवर्स ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज इनकरेक्ट। समझ में आया। मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है, ये जॉन डाल्टन जी ने दिया था, ठीक है। क्या हो गया भैया, किसने दिया, जॉन डाल्टन जी ने दिया। ध्यान से सुनते जाना, जॉन डाल्टन ने दिया तो हुआ क्या, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो एक जो है वो अगर फिक्स रेशो में है तो दूसरे वाला जो होगा वो स्मॉलेस्ट रेशियोज में ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो अननेसेसरी आगे पीछे आते हैं, ठीक है। नेसेसरी मतलब फिक्स स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएंगे। तो ध्यान सुनना था मैं कैसे बता रहा हूं, मैंने बताया मान लो कार्बन से, देखो कार्बन और ऑक्सीजन से मैंने दो कंपाउंड बनाए, ध्यान से देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो अगर मैं इसका लिखूं तो इसका रेशियो क्या आ गया 12:16,
ये समझ में आया? इसका रेशो लिखूंगा तो मैं क्या आएगा 12:30, 16 दूनी 32, 32। तो अगर मैं देखो इसको और इसको फिक्स मान लू, किसको, इसको और इसको फिक्स मान लू, तो ये देखो ये 16 और ये 32 एक स्मॉल होल नंबर रेशो में आए हैं। यही कहता है ये कि अगर एक कंपाउंड फिक्स है तो दूसरे जो होंगे वो एक स्मॉल होल नंबर रेशो में ही फॉर्मेशन कर रहे होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे, बिल्कुल साफ चमकती स्क्रीन दिख रही है, आवाज आवाज सब क्लियर है। बैठे रहो भैया, जेई तक जाएंगे अपन, ध्यान सुनते जाना। चलें आगे, कोई दिक्कत मल्टीपल प्रोपोर्शन में? बहुत आसान लेक्चर है आज का, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। लिमिटेशन भैया ये फेल हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये कहां फेल हो जाता है भैया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका ध्वस्त हो जाता है। कैसे हो जाता है वो ध्यान सुनना। देखो क्या लिखा, लॉ फेल्स इन सम ऑर्गेनिक, क्या कर दिया हमने, वाह भैया हम गलत कर चुका है कछु। हाँ भैया वापस आ गए, नहीं सही कर दिया हमने। अब ये कहां आ गए, ये रहा भाई, सुनो गड़बड़ सी हो गई थी। देखो क्या कह रहा था मैं, ये इनमें फेल हो जाता है। इनमें फेल का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर ही बना रहे हैं। तो देखो मैंने लिखा एक बार CH4 और एक बार लिखा C2H6, तो ये 12 और रेशो 4, 12 और रेशो 4। इसका देखो क्या है 24:6, 24:6। अब देखो या तो तुम इसको इसके बराबर कर लो, या तुम इसको इसके बराबर कर लो, या इसको इसके बराबर। देखो तो मैं इसको काट के बराबर कर रहा हूं, रेशो 12:3। तो अब ध्यान से देख लो, ये भी 12 ये भी 12, पर क्या 4 और 3 रेशो बराबर है? क्या 4 और 3 रेशो बराबर है? नहीं है। 4 और क्या हो गया ये? क्या ये 4 और 3 रेशो बराबर है? बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। 4:3 बराबर नहीं होते। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलाऊं आगे बात? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये फेल हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लॉ मैं तुम्हें बताता भी जा रहा हूं भैया कहां फेल हो जाता है। गेल यूसेक लॉ गैस के लिए आया। देखो क्या कहा इसने बहुत बढ़िया बात कही। इसने बहुत बढ़िया बात क्या कही वो ध्यान सुनते जाना। इन्होंने ये कहा, क्वेश्चन भी आ रहे हैं भी, व्हेन गैस कंबाइन और प्रोड्यूस जो हो रही है केमिकल रिएक्शन में, वो अगर वॉल्यूम प्रोवाइडेड जो है गैस में जितने भी टेम्परेचर और प्रेशर है उसको लेकर अगर मैं चलूं, देखो मैं बात करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, PV इज इक्वल्स टू NRT। भैया बात समझ में आ गई? अब सुनते जाना, बिल्कुल सुनते जाना। PV इज इक्वल्स टू NRT। NRT का मतलब क्या है कि भैया ये जो गैस है इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम कर देता हूं तो हमेशा जो मोल्स होंगे ना गैस के वो बराबर होंगे। जब भी तुम ध्यान से देखो, जब भी तुम अपनी गाड़ियों में CNG भरवाने जाते हो तो क्या बराबर पैसों की CNG कभी भरवा पाते हो? नहीं। रीजन क्या होता है? किसी पंप पे प्रेशर अलग है, किसी पंप पे टेम्परेचर अलग हो रखा है। तुम दिन में भरवा रहे हो, रात में भरवा रहे हो, टेम्परेचर अलग है। किसी पंप पे प्रेशर कम ज्यादा है। तो ये सब चीजें जब वेरी कर जाती हैं तो मोल्स क्या हो जाते हैं? बराबर नहीं रह पाते। इसलिए हर बार जो CNG तुम्हारे गैस सिलेंडर में भरी जा रही है वो कितनी है? कम या ज्यादा है। मतलब कांस्टेंट पैसों की कभी तुक्के से आ सकती है। कब आ सकती है? जब वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, मतलब प्रेशर भी सेम हो, वॉल्यूम भी सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, तब बराबर पैसों की आएगी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम इसको लॉ को लेकर चलते हैं, सब बराबर होना चाहिए। अब ध्यान सुनते जाना कि क्या बताया। ये बहुत बढ़िया आया है क्वेश्चन। ये तो मेरा मन कर रहा है तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे दूं। देखो क्या कह रहा है, 20 ml इथेन गैस इज कंबस्ट टू कंप्लीट, देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बतानी है कि कितने में हो। कार्बन डाइऑक्साइड बतानी है। मेरे हिसाब से तो तुम ये आराम से कर दोगे, होमवर्क ही ले लो इसे। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं क्या है। देखो भैया इथेन जलाओगे, याद है ना? अब इतना तो तुम लोगों को याद है कि एथ मतलब 2 कार्बन और N मतलब सिंगल बॉन्ड, तो C2H6 हो जाएगा। और तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बंद करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होगी। बात समझ में आ गई? अब तुम इसको अगर बैलेंस कर लोगे आराम से, बिल्कुल मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना, बैलेंस कर लोगे तो जितने मोल ये है, ये देखो कितने मोल बन रहा है, दिख रहा है ना क्वेश्चन,
हाँ, जितने मोल ये है, ये देखो कितने मोल बन रहा है, बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल सही 22.4 लीटर से, तो तुम्हें गैस मिल जाएगी कि तुमने कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है। मुझे इसका, ये क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए मैंने तुम लोगों को दे दिया है, इसको तुम्हें करके कमेंट्स में मैसेज करना है, मुझे पता चल जाएगा कि तुम सब अवेलेबल हो। ठीक है, चलो भैया आगे आ जाओ। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस ने क्या कहा कि भैया अगर मॉलिक्यूल में हम जा रहे हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा फिक्स नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। दैट इज क्या कहा उन्होंने, सब कुछ सेम होना चाहिए, सब चीज आइडियल गैस पे होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा एवोगैड्रोस कांस्टेंट जितना, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। उन्होंने मोल्स में भी कहा कि भैया अगर मोल में मैं देखूं तो जो जितने भी कंडीशन है वो सेम टू सेम क्या होनी चाहिए सेम टू सेम, ताकि इसमें क्या मिल जाए तुम लोगों को, नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें मिल जाए। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन आएगा तब हम समझ जाएंगे इसको। डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दी, ध्यान से सुनना कि क्या कहा डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी देते हुए। डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी में 4 पोस्टुलेट्स दिए, तुम लोगों को 4 पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए कि भैया जो एटम्स कंबाइन, जो एटम बना हुआ, जो भी कोई मैटर बना हुआ है सबसे छोटी चीज से मिलकर बना हुआ है, क्या उसे हम एटम बोलते हैं। जो सेम एलिमेंट होते हैं वो सेम ही रहते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम एलिमेंट की सेम होगी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां हो, धरती पे हो, धरती के बाहर हो, चांद पर हो, कहीं पर भी हो, हाइड्रोजन विल बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम रहने वाला है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सेम रहने वाला है। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होंगी, पर अलग होंगी, सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसी ऑल मैटर जितने भी मिलकर बने हुए हैं उसके अंदर किसी के अंदर ना मास क्रिएट कर सकते, ना मास तुम डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बचपन में याद कर रखा है, मास मैटर, मतलब मास ऑफ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। ठीक है, तो ये तुमने याद कर रखा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि भैया जितने भी चीजें हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में मिलेंगी, इसके अलावा किसी और फॉर्मेशन में नहीं मिलेगी। डाल्टन जी ने तुम्हें एटॉमिक थ्योरी देते हुए कहा। उसके बाद ये बढ़िया चीज आई है भाई, ये है पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनना। रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या है ये, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब की बार नीट वाले पेपर में आया हुआ है इन लॉ से क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं भाई ये तुम्हें आता है, मैं इसलिए लिख के लाया हूं, ये तुम्हें बचपन का आता है, बेसिक भी पढ़ाना है ना, तो भाई लिख के लाए इसलिए। देखो क्या लिखा है, मास ऑफ एन एटम ऑफ सब्सटेंस, एक मास, और किससे हम कंपैरेटिव करते हैं, स्टैंडर्ड किसको मान के रखते हैं, कार्बन 12 को, तो मैंने माना 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, मास ऑफ 1, और उसको मैं 12वां हिस्सा ले रहा हूं। ठीक है, 12वां हिस्सा ले रहा हूं, उसका मतलब एक जो है वो एक हिस्सा हो गया, ऐसे लेते हैं, क्योंकि कार्बन के पास 12 भाग होते हैं, मतलब 12 मास होता है ना, इसलिए मान के हमने स्टैंडर्ड लिया। मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालेंगे भैया, टोटल न्यूक्लियॉन्स होने चाहिए, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब देखो टोटल मास निकालना न्यूक्लियॉन्स का, तो कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इनटू मास 1 का। अब जैसे मान लो भैया, मैंने कहा मास कितना है, तुमने कहा भैया जितने ये सारे मतलब केले हैं, ठीक है, तो मैंने कहा भैया मास कितना है इन सबका, तुमने कहा भैया जितने ये केले इनका मास है मान लो 100 किलो, तो भैया अब 100 किलो है, तो क्या मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैंने आइडियल मान लिया सारे केले बराबर साइज के हैं, बराबर शेप के, सब बराबर है, तो एक केला का मास इनटू 100 किलो का मास, तो मुझे कितना निकल जाएगा, मतलब जितने भी केले हैं उनका मास निकल के आ जाएगा। बस सिमिलर कंडीशन ये है कि भैया जितने न्यूक्लियॉन्स हैं इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। सिमिलरली यहां पर इसके पास कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 12 इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन से मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कट गया, 12 से 12 कट गया, और क्या बना, राम इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू टोटल न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब कुछ नहीं है, देखो ये क्यों पढ़ाया है बस तुम्हें पता होना चाहिए। जितने भी, जैसे मान लो मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के पास टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 12, तो बस इसका रिलेटिव मास भी कितना आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास भी कितना आ गया, 12। सिंपल, बिल्कुल आसान है भाई। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई, देखो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब मैं तुम्हें इसमें 5 घंटे का लेक्चर दूं तो ये तुम बहुत गलत करोगे अपने साथ भी और मेरे साथ भी, क्योंकि यार तुम अब नीट के लिए बैठे हुए हो, तुम जेई के लिए बैठे हुए हो, तुम 11th 12th में नहीं हो। 11th 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो भाई फिर उनके सर के ऊपर से चले जाना चाहिए, और अगर तुम्हारे भी सर के ऊपर से ये बात जा रही है तो इसका मतलब भाई तुम्हारी तो मतलब फिर तो क्या ही चल रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो भाई इतना भी बेसिक चल रहे हैं। अब जैसे मान लो इसके एटॉमिक मास निकाल लो, आ जाओ, बताना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सोडियम नहीं है, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, समझ में आ रहा है, सोडियम का क्या हो जाएगा 23, कार्बन का कितना हो जाएगा 12। सिंपल बात है। न्यूक्लियॉन्स समझ रहे हो ना, मतलब
अगर मैं इसमें बोलूं कि भैया न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास बताओ इन सब में, तो तुम कैसे बता सकते हो कि भैया इसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है, इसके पास 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, इसके पास 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन, इसके पास कितने होते हैं 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 11। इसके पास कितने होते हैं 6 और 6। सिंपल बात है, हो गया काम। इस तरीके से हमें मास चलता है। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना सिखा दिया, होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क करके लाना। होमवर्क जरूरी है, होमवर्क कमेंट में आना चाहिए, मैं चेक करूंगा भाई कमेंट, ध्यान से सुन लेना, होमवर्क में आना चाहिए। दूसरी बात देखो, मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम का लिख दिया, एल्यूमिनियम का लिख दिया, फॉस्फोरस का लिख दिया और पोटेशियम का लिख दिया, कैल्शियम का लिख दिया। तो भैया इन सब के आप एटॉमिक मास निकाल के मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल कर दिखाओगे। दैट इज योर होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 बहुत बढ़िया। होमवर्क नंबर 1 हेडिंग आनी चाहिए, होमवर्क नंबर 2। और ऐसे नहीं करना कि तुमने दोनों छुट्टी हाँ बाद में कर दूंगा, नहीं, रुक जाओ, कर दो, भेज दो, आगे वीडियो देखो। बिल्कुल सही, ऐसे ही चलना है, बिल्कुल ऐसे ही। लो भाई आ गया, एन एलिमेंट हैज 20 इलेक्ट्रॉन एंड 40 न्यूट्रॉन, ठीक है, फाइंड द प्रोटॉन एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। ध्यान से सुनना, ये बात तो हमें एक अंकल और कह के चले गए। क्या कहा? जॉन डाल्टन ने कही थी कि नहीं सॉरी जे थॉमसन ने कही थी। क्या कहा था उन्होंने कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 ही प्रोटॉन होंगे, सीधी बात है। अब तुम्हें पता है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सही है। अब न्यूक्लियॉन्स कैसे निकलेंगे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। 20 प्रोटॉन है प्लस 40 न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा, क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? इस तरीके से तुम लोगों को आना ही चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? ये होमवर्क नंबर 2। होमवर्क ऐसे कर देंगे HW3। होमवर्क करना है भाई, करके दिखाना है। नहीं करा बहुत बुरा करोगे, अपने साथ भी और अपने माँ बाप के साथ भी और सबके साथ भी। सही है। मैं तो आया हूं तुम लोगों को पढ़ाने, जी जान से पढ़ा के जाऊंगा। देखो अभी स्टार्ट है, पहला लेक्चर है, अभी आ जाएगा रिदम, पर लाना है रिदम हर हाल में, है ना? तुम्हें लग भैया आप भी तो जैसे लग रहे हो, भाई आ जाओ, बढ़ तो जाएगा, हिसाब किताब तो घुमा देंगे, ध्यान से चलते जाना। आहा, एटॉमिक मास यूनिट क्या आ गया? क्या आ गया? एटॉमिक मास यूनिट। क्या आ गया भैया जी? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना। ये बहुत आसान है, ये इतना आसान है, भयंकर आसान। देखो एटॉमिक मास यूनिट एक की निकालनी, तो 1/12 कार्बन 12 एटम निकाली। कार्बन 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये तुम्हें पता है, कितने लिख सकता हूं? 12 न्यूक्लियन, तो 12 न्यूक्लियन को लिख सकता हूं 1 का मास इंटू 12। बिल्कुल सही, 12 इंटू 1 का मास। तो भैया 12 से 12 उड़ा दूंगा, मतलब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। मतलब अगर तुम लोगों के पास, ध्यान से सुनना, अगर तुम लोगों को एक एएमयू निकालना है तो तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। बैठे रहना, अभी आगे से एक जादुई वाली चीज आनी, कोई छोड़ मत जाना, ठीक है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे अब क्वेश्चन भी आएगा, नहीं है क्वेश्चन तो देखो मैं यहां पर करा देता हूं एक क्वेश्चन। जे का आ गए हो, ध्यान सुनना भैया, हम इसका एक क्वेश्चन कराएगा तो तुम्हें मजा आएगा। यहीं करा दूं? देखो आओ मैं करा देता हूं, इसको छोड़ो, यहां देखो, मैं मिटा के भेज दूंगा इसको। देखो अगर मान लो किसका क्वेश्चन कराना है? एटॉमिक मास का कराना। देखो तो मान लो मैंने लिखा सोडियम, मैंने क्या लिखा? सोडियम। कितना है? 23 न्यूक्लियॉन्स। याद है? न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ ठीक है, इनटू मास 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। बस हो गया, सिंपल कर दिया, खेल हो गया, हो गया भैया खेला, बस हो गया। ऐसे ही तुम ऑक्सीजन का बता देना, ऐसे ही तुम कैल्शियम का और पोटेशियम का बता देना, बस हो जाएगा काम। ये तुम्हारा होमवर्क है। समझ में आ गया? चलाऊं आगे बात? बहुत बढ़िया। चलो जी, एटॉमिक मास, वाह वाह वाह, मजा ही मजा है।
ध्यान सुनो, कुछ मत करो, एटॉमिक मास निकालना है ना आपको, क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है ना आपको। तो एटॉमिक मास के लिए क्या करो, टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मतलब टोटल न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। देखो टोटल न्यूक्लियॉन्स को मैं रिलेटिव एटॉमिक मास लिख सकता हूं और मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन को मैं लिख सकता हूं 1 यूनिट। तो भैया एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, जो मैंने अभी पीछे लिखा कि भैया रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब टोटल न्यूक्लियॉन से क्या कर दो तुम यूनिट, मतलब एक को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, और 1 यूनिट का मतलब होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, इनका तुम्हें निकाल के दिखाना, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, होमवर्क नंबर 4 है शायद। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं नंबर भूल जाऊं तो भी क्या हो गया, तुम बस होमवर्क नंबर डाल के क्वेश्चन कर देना। ठीक है, ये होमवर्क है भाई, समझ में आ रहा है ना, आसान है, वेरी वेरी आसान है, बहुत आसान, करना इसको, है ना। जैसे मैं इन चारों के अलावा मैं किसी और का निकाल के दिखा दूं, अगर मान लो मैंने कह दिया ऑक्सीजन कार्बन, मान लो मैंने लिख दिया सोडियम, बार बार ही सोडियम का निकाल रहे हैं हम तो। ठीक है, तो हम लिख देंगे, मान लो हमने लिख दिया मैग्नीशियम, तो 24 इंटू 1U, और 1U का मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। बस हो गया, बस हो गया। और अच्छा, अगर बिल्कुल यूनिट में लिखना है तो हो जाएगा 24 तो होगा न्यूक्लियन इंटू 1 यूनिट, तो मैं लिख सकता हूं 24 यूनिट, ये यूनिट है, बस हो गया मास। यूनिट में चाहो यूनिट में, और ग्राम्स में चाहो ग्राम्स में लिख सकते हैं। चले आगे, बहुत बढ़िया। फाइंड, भैया ये क्वेश्चन भी है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, ओ हो, नई बात आई है, ग्राम्स अलग है, ग्राम्स अलग है और यूनिट अलग है, सैंपल ऑफ एटम में बताना है। तो देखो पहली बात तो तुम्हें पता है कि भैया जो ग्राम्स हैं वो ज्यादा हैं, यूनिट जो है वो कम है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम निकालते जाएंगे। तो अब मैं तुम लोगों को अगर ये बोलूं कि भैया ये ग्राम्स है ना, और निकालना है एल्यूमिनियम एटम से, एल्यूमिनियम एटम से, तो तुम यूनिट से भी निकाल दोगे, ग्राम से भी निकाल दोगे। जैसे मैं बात करूं कि भैया अगर तुम यूनिट से निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 540 ग्राम्स है, अपॉन में जो इसका मोलर मास है 27। ठीक है, तो 20 ग्राम्स आ गया, ये समझ में आया, 20 ग्राम्स, ये समझ में आया। अब अगर मैं इसको बोलूं कि भैया 540, सुनते जाना, 540 यू है और नीचे कितना है 27 ग्राम्स, भैया इसका मास जो होता है एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, तो क्या तुम यूनिट और ग्राम को उड़ा सकते हो, नहीं। तो तुम क्या करोगे, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से, अब तुम इसको काटोगे तो आएगा 20, अब 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, ये होगा इसका आंसर। दोनों में अलग अलग आया है, ध्यान से देख लो, ये ग्राम्स में आया, ये यूनिट में आया है, और ये यूनिट देखो कितना छोटा है। भैया यूनिट बहुत छोटी यूनिट होती है, ग्राम्स बहुत बड़ी होती है, तभी तो हम मोल से निकालते हैं, ग्राम्स में निकालते हैं, यूनिट में नहीं निकालते, क्योंकि मोल की क्वांटिटीज बड़ी बड़ी होती है। अब आया तुम लोगों के समझ में, आया ना। अब देखो ना, तुम इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें 10 की पावर -24 से डिवाइड करा तो बहुत छोटा आएगा। यूनिट इज वेरी छोटी, यूनिट इज वेरी छोटी, ग्राम्स इज वेरी बड़ा, वेरी बड़ा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनते जाना। जीतने वाला ही सिकंदर होता है और हारने वाला फाइटर होता है, ध्यान सुनना। सब तो है ही, फाइटर तो सभी हैं, जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया वो फाइटर है, जो ड्रॉपर्स हैं वो ड्रॉपर नहीं, फेलियर नहीं, रीड्रॉपर्स नहीं, वो फाइटर होते हैं। और फाइटर मारना ही, मतलब फाइटर बनने के लिए करना ही पड़ता है। आप सब कल डॉक्टर बनने वाले हैं, आपके पास केस सक्सेसफुल होने भी आएंगे और खत्म होने भी आएंगे। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपने एक पेशेंट को आप नहीं कर पाए टैकल, मतलब नहीं सर्वाइव करा पाए, या आप नहीं, मतलब कुछ भी हो गया जो उसके संग में हैपनिंग हो गई है, जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो क्या आप दूसरे को भी नहीं देखेंगे? क्या आप एक के सदमे के चक्कर में दूसरे को भी मर जाने देंगे? नहीं, एक का अलग उसका अलग। सिमिलरली जो हो गया उससे सीखना है, और जो आ गया उसको करना है, ये याद होना है। ठीक है, मोल आ गया, लो भैया, जिसका नाम लिया वो हाजिर है आपके लिए। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स मेनी एंटिटीज, जैसे मास, जैसे वॉल्यूम, जैसे
पार्टिकल्स, गिन के, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं, मास को ग्राम्स में लेंगे, वॉल्यूम को लीटर्स में, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस फॉर्म में लेंगे। कैसे फॉर्म में लेंगे, एवोगैड्रोस फॉर्म में लेंगे, 10 टू द पावर समथिंग माइनस, मतलब 10 टू द पावर 24, जैसे माइनस अभी ग्राम में चल रहा था ना, वो है मास पर वो है फॉर्म, ठीक है। तो मतलब जैसे लिखते हैं ना एवोगैड्रोस कौन 6.02 × 10 की पावर 23, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ एवोगैड्रो फॉर्म। ऐसा कोई नाम नहीं है, ये मैं कहता हूं कि एवोगैड्रोस फॉर्म में हम इसको करेंगे, ठीक है। मोल्स में अब पढ़ते जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, मोल बताया कि भाई इतनी क्वांटिटीज में मिल जाते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास पे चलते हैं, ध्यान से सुनते जाना भैया। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ध्यान से सुनते जाएंगे भैया। मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल। कितने मोल भैया जी, 1 मोल। 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल को अगर ग्राम में लिख दो तब हम क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट। बस कुछ नहीं करो, कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो। एटॉमिक वेट निकालना जानते हो ना, उनको ऐड कर दो, आंसर आ गया। देखो मैं बता देता हूं, जैसे मास ऑफ 1 मतलब हमें देखो 1 मोल में जाना है, और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बता दो जरा, 6.02 × 10 की पावर 23। अभी अभी एवोगैड्रोस पढ़ के आए हैं। तो अगर मैं मास ऑफ ऑक्सीजन पूछना चाहूं तुम लोगों से, तो देखो 16 अभी तो यूनिट में, तो भैया हम इसको ग्राम में ले जाएंगे, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1.66 × 10 की पावर -24, ठीक है। अब मुझे निकालना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल में निकालना है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो आ गई ना एवोगैड्रोस फॉर्म। तो एवोगैड्रोस फॉर्म से मल्टीप्लाई मतलब 6.022, और यकीन मानो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 1 आ जाता है, मतलब जितना यूनिट ये होगा उतना ही होगा, मतलब यू रिप्लेस कर दो किससे, जी से, बस आ गया। यूनिट को ग्राम से रिप्लेस कर दो, बार बार नहीं पढ़ाना। मतलब क्या भैया सोडियम 23 यूनिट होता है, होता है। क्या भैया 23 ग्राम्स होता है, होता है। कौन बड़ा होता है, ग्राम्स बड़ा होता है। यूनिट क्या होती है, छोटी होती है। ये समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आज समझ में आ जाना चाहिए, 11वीं में नहीं समझ में आया था तब भी समझ में आ गया। यूनिट छोटी, ग्राम्स बहुत बड़ा, ग्राम्स बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। ठीक, चलें आगे। वेट और ग्राम, भैया ये तो तुम बता ही दोगे, अब तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें यूनिट निकालना तो सिखा दिया इन सबकी, बस यूनिट को रिप्लेस कर दो, जी से हो गया काम। जैसे हाइड्रोजन कितना था 1, चल जा 1 यूनिट, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, ये क्या लिख डाला, मिटा डालेगा हम, फिर लिख डालेगा दोबारा। 1 यूनिट 1 ग्राम की बराबर होगा। अच्छा, मतलब बराबर नहीं होंगी, बराबर नहीं होगी, बस मैं एक यूनिट को हटाकर ग्राम लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर एक डिफरेंस आता है, दैट इज 1.66। देखो मैं तुम्हें बताऊं, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब तुम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसका आंसर 1 आता है। घर पे जाना कैलकुलेट करना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, मैं हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ रही है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका रेसिप्रोकली होता है, मतलब 1/1.66 जो तुम करोगे ना, ये जब इसको डिवाइड करेगा तब यही आंसर आ जाता है, बस यही आंसर आ जाता, हो जाएगा। तुम करना घर जाके आराम से 100 दिन बैठ के करना, मैं तुम लोगों को करा दूंगा। अगर नहीं आया कमेंट में लिख देना भैया एक बार करा दो, तो मैं करा दूंगा। बहुत बहुत बेसिक है वैसे, और वरना करने की भी जरूरत नहीं, बस तुम मान के चलो ऐसा होता है तो इनका 1 आंसर आता है। तो यूनिट हटा के ग्राम लगाओ आंसर। तो अब तुम क्या करना, यूनिट हटाना और ग्राम लगा देना, सोडियम का, इसका, किसी का भी ग्राम लगा देना, आंसर आ जाएगा। सही है, चलो जी। एवरेज एटॉमिक मास, ये अच्छा आया, ध्यान सुनो। अगर तुम लोगों को AAM निकालना है, मतलब आम, और ये किसी मैं किसी भी तरह की पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ नॉर्मल आम बात कर रहा हूं। आम बात है एवरेज एटॉमिक मास। भाई एक सेकंड रुकना, ये एसी का बंद हो गया का, ध्यान सुनना भैया। एवरेज एटॉमिक मास क्या कह रहा हूं मैं, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है सुनते जाना। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लो कहा किसी ने कि भैया क्लोरीन है, कितना है, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या है भैया 17 है। एक और क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। तो ये दोनों आइसोटॉप्स में हो सकते हैं। अब एक आइसोटॉप्स में होता है कितना 35, एक होता है 37, सही है। ये कहाँ खुल गया हो जी, कहां से आ गया, क्या होता है भैया, एक होता है 35, एक होता है 37। अब मैंने कहा ये मान लो 25% है,
ये मान लो 75% है, ये तो ऐसे ही होगा ना, अगर ये 25 है तो दूसरा वाला 75 होगा क्लोरीन का। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो हम उसको कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास से निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, इसका एटॉमिक मास लिखो, एटॉमिक मास इनटू ये जितना भी परसेंट है उतना, प्लस ये फर्स्ट वाला है, ए फर्स्ट, दूसरा क्या है एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, किसका, सेकंड का। मतलब जब तुम इसका निकालोगे तो कितना आ गया, 35 इंटू कितने परसेंट है, 25%, प्लस इसका कितना है 37 इंटू 75%। बस दोनों को कैलकुलेट कर लोगे, एवरेज एटॉमिक मास निकल कर बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई। कैलकुलेट करके आंसर लिखना। चले भैया आगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ गई हैं भैया, जिसके बारे में सुना, जिसके बारे में चाहा, जिसके बारे में हमने सोचा था कि यार ये चैप्टर तो यहां से शुरू होता होगा, वो आ गया है। तो ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे होने वाला है, तो ध्यान सुनते जाना भैया। सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म मास बाय मास परसेंटेज। भाई अगर आप में से किसी को हलवाई बनना है, मान लो, नहीं ठीक है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट ही बन गए, दवाई बना रहे हो, तो एक दवाई के अंदर मान लो केमिकल एक्स जाना है, तो वो कितने परसेंटेज में जाना है ताकि हर बार वही दवाई बने। एक बार तुमने दवाई बना ली तो तुम उसकी कॉम्पोजिशन लिख लोगे ना कि अगर भैया मैं एक्स कंपाउंड में इतना वाई कंपाउंड मिलाता हूं तो मेरे को ये वाली दवाई मिल जाती है। तो सिमिलरली बात करने वाला हूं मास बाय मास परसेंटेज में। तो मास बाय मास क्या होता है भैया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस ये आ गया मास बाय मास। बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि 40 ग्राम शुगर है, 40 ग्राम शुगर है, वो मिक्स की जा रही है, मान लो 160 ग्राम्स वाटर में, 160 ग्राम ऑफ वाटर में, तो बस मास बाय मास बता दूं। तो देखो सॉल्यूट कितना 40, सॉल्यूशन कितना 200 इनटू उड़ा दो 2 उड़ा दो, कितना आया 20%, दैट इज योर आंसर। सही है। वैसे ही दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल है, ये तुम आराम आराम से कर लोगे, मुझे पक्का पता है। थर्ड भी लिख देता हूं यहीं पर ही कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस सिंपल हो गया, खत्म, खेल ही खत्म कर दिया भैया। ये हो गए सारे, इतने में ही होऊंगा, ठीक है। अच्छा पीपीएम, अच्छा एक काम करते हैं, पीपीएम को नहीं बता देता हूं, उससे क्या होगा तो तुम लोगों को मैं यहां पर रिलेट करवा पाऊंगा। ध्यान सुनना, ये मिटा दूं, लिखा रहने दो, चलो ठीक है। पीपीएम के लिए यहां बता देता हूं, ध्यान से देखना। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, सही है, पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान सुनना, मैं हम पीपीएम का फॉर्मूला जो होता है वो इस तरीके से लिखते हैं। पीपीएम का फॉर्मूला जो होता है वो इस तरीके से लिखते हैं भैया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, भाई मैं अड़ तो नहीं रहा हूं, बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है ना कोने में, ठीक है, मैं इधर हो जाता हूं थोड़ा। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। और देखो मैं इस 10 की पावर 6 को ना थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं, देखो ऐसे लिख रहा हूं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। सही है। तो अभी क्या बताओ, अगर मैं इसकी 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 लिख दूंगा तो ये पार्ट जो है ये यही तो बन जाएगा, ये यही तो बन जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पीपीएम इज इक्वल्स टू मास बाय मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर 4। ये भी तुम्हारा एक पीपीएम का फॉर्मूला बना, जो कि एक 5 स्टार फॉर्मूला है। याद रखना, मैंने कहीं 5 स्टार लगा दिया तो यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पता चला फिर लोग हवाबाजी कर रहे हैं, अरे हमारा बड़ा आया हुआ आया ही नहीं, पेपर बड़ा टफ आया था, अरे ये क्या कर दिया एनटीए ने, एनटीए को दोष दे देंगे, एनटीए का सर फोड़ देंगे, ऐसा कर रहे हैं लोग। पर हम काहे करेंगे, हम डिटेल में पढ़ाएगा ना, मुश्किल पढ़ाएगा, कहाँ से बाहर आएगा बताइएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना।
ये बिहारी एक्सेंट है भैया। हाँ तो बढ़िया है, लीजिए आनंद लीजिए। एक कह रहा बिहारी ही कह रहा है कोई, भाई भैया बिहारी हो या कुछ भी हो, तेरा क्या बाप का जाता है, कुछ नहीं जाता भाई। एक फीस दे दूंगा, एक फीस की बात ही कर लो भाई, एक फीस है। कमेंट में कोई हेटर आ गया ना भाई, रिपोर्ट करो, उसकी धज्जियां उड़ा दो। कमेंट करो, उसकी धज्जियां उड़ा दो भाई, उसको मतलब रिपोर्ट करके उसको भगा दो, उसकी आईडी ब्लॉक करवा दो, सब काम करवा दो। ये भाई फीस है। तो बस पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए कमेंट में, और जो पढ़ने वाले नहीं है, जिनकी औकात नहीं है यहां पढ़ने की, वो अपनी औकात के हिसाब से कुछ और काम करें, यहां ना आए। पढ़ने वाले ही आए, पढ़ने वालों के लिए हम हाथ जोड़ के खड़े हैं सेवा में। पर जो पढ़ने वाले नहीं हैं, जो कमेंटबाजी करने आते हैं, वो अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत रखें, क्योंकि समझ रहे हो ना। हाँ तो ध्यान से, क्योंकि अगर आप कुछ कहेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा, तुम्हारे पिताजी माँ बाप को, उनको भी जब जाएगी आवाज। तो ध्यान से सुनना भाई, कमेंट में कोई बदतमीजी करे उड़ा दो धज्जियां उसकी, खुला ऑफर। ठीक है जी, चलें आगे। तो बहुत बढ़िया, पीपीएम पे हम चल चुके हैं। कितने पेज हैं खाली? बहुत सारा पेज है भाई। चलो जी, पीपीएम हो गया 4। अब मैं यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट, दैट इज 5वां, मोलैरिटी। ध्यान से सुनना, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया? कैपिटल एम से। बहुत बढ़िया। क्या भैया इसकी कोई यूनिट होती है? हाँ जी भैया, बिल्कुल ऐसा यूनिट होती है इसकी। भैया ऐसा यूनिट बता दो। मोलर होती है भैया जी, मोलर। क्या होती है जी? मोलर। क्या भैया इसका कोई दूसरा नाम होता है? जी होता है जी, कॉन्सेंट्रेशन है इसका दूसरा नाम। मोलैरिटी का दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो मतलब आप मोलैरिटी ही फिगर आउट कर रहे हो। तो मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब मैं लिख रहा हूं कैपिटल एम इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जो कि काहे में है। ध्यान सुनते जाना। अब ध्यान सुनना, मैं इससे फॉर्मूले निकालने की कोशिश करूंगा तो नहीं निकलेंगे, मतलब मैं क्वेश्चन जल्दी निकाल नहीं पाऊंगा। कई बार चीजें मुझे इसके अंदर पुट करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी, तो मैं उसको किस तरीके से ले जाऊंगा, लीटर एमएल सब से। तो ध्यान सुनना, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैं मोल्स को लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन एमएल, इन एमएल, क्योंकि ये लीटर में लिया गया होता है यहां पर। तो भैया एमएल में ज्यादातर पूछा जाता है, बच्चे वॉल्यूम पुट करके गड़बड़ कर देते हैं, तो ये एमएल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से पहले कर दिया। अगर पेपर में या क्वेश्चन में पहले से ही वो लीटर्स में है तो आपको यहाँ 1000 रखने की कोई आवश्यकता, कोई नीड नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आया इसका छोटा भाई, मोलैलिटी। ध्यान से सुनते जाएंगे, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज छोटा भाई एम, मतलब छोटा एम। ठीक है, ये होता है मोल्स अपॉन वेट इन किलोग्राम्स, और ग्राम्स में आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मोलैलिटी को? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वेट इन ग्राम्स। भैया सीधी सीधी बात है, नो बकवास है। समझ में आया? ग्राम्स में आया, किलोग्राम्स मतलब किलोग्राम में है, ग्राम्स में है और किलोग्राम में। क्लियर है यहां तक बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलाएं आगे बात। बहुत ही सही। अब आगे चलो, मोलैलिटी के बाद अच्छा भैया कोई कहेगा भैया मोलैलिटी के बाद नॉर्मेलिटी भी। तो देखो मैं तुम्हें नॉर्मेलिटी थोड़ी सी बता देता हूं, ध्यान सुनना। पर हम नॉर्मेलिटी की बातें जो करने वाले हैं, छठा हो गया, सातवां हो गया, नॉर्मेलिटी को मैं लिख सकता हूं एन, और मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर में तुम्हें थोड़ा सा रेडॉक्स में निकालना सिखाऊंगा पूरा, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं। तो एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन फैक्टर एन एफ। और एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हो? जैसे मैं बात करो मान लो HCl की, तो HCl कैसे टूटता है बताओ? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? बोलोगे 1। जैसे मैंने कहा बताओ H2SO4 का कैसे होगा? तो तुम बोलोगे भैया 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। जैसे मैंने तुमसे पूछा बताओ H3PO4 का बताओ, तो तुम बोलोगे भैया छूटते ही कि भैया ये 3 है, ये तीनों में टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, किसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। सही है। अब मैंने तुम लोगों से कहा बताओ इसका, बताओ 5 स्टार है ये वाली बात, H3PO3 इसका बताओ, तो तुम बोलोगे कि भैया ये बोलोगे क्या? तुम लोग सुनते जाना कि भैया 3H पॉजिटिव प्लस PO3 3 नेगेटिव, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा?
3। ये बात सरासर गलत है, रॉन्ग है, ऐसे नहीं करते हैं, इसलिए ही बता रहा हूं कि सारा रेडॉक्स में बताऊंगा। इसका n फैक्टर 2 होता है, इसका n फैक्टर 2 होता है। पता क्यों होता है? तुम इसको स्ट्रक्चर समझो। देखो फॉस्फोरस ऐसे 5 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए, एक H, और इसके पास H बचा, इसके पास H बचा, तो ये वाला H और ये वाला H जाएगा, तब क्या 2 n फैक्टर निकल के आएगा। ये वाला H क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 ना कि 3। समझ में आई वाली बात? तो हम बहुत सारे n फैक्टर वाली बात, इसलिए हम नॉर्मेलिटी बोल रहे हैं कि हम रेडॉक्स में n फैक्टर की कंडीशन वहां सीखेंगे, लेकिन मैंने तब भी तुम्हें n फैक्टर की कुछ कंडीशन एसिडिक मीडियम वाली बता ही दी है। ठीक है, यहां तक बात। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ भैया, मोल फ्रैक्शन आ गया यहां पर। कौन सा था लास्ट में? छठा था, सातवां था, 7 था, 8 लिख देगा हम। हाँ क्या लिखा? मोल फ्रैक्शन लिखना भैया, मोल फ्रैक्शन। ध्यान सुनना यार, एक बात दिमाग लगा लो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल के फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस टुकड़े, और कभी भी किसी के टुकड़े कर दोगे तो उसका आंसर कभी भी 1 से नहीं आएगा। सारे टुकड़े जोड़ दो भैया, एक चीज है और तुमने उसके लाखों टुकड़े कर दिए, लाखों टुकड़े करके जोड़ दो, आंसर 1 ही आएगा ना। तो मोल फ्रैक्शन में कितना भी तोड़ दो, कितना भी कर लो, कुछ भी आ जाए, लेकिन आखिरी में अगर सारे मोल फ्रैक्शंस को प्लस कर दोगे तो आंसर विल बी 1। मतलब अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बोलूं तो भैया मोल A प्लस मोल B इज इक्वल्स टू 1। मतलब मोल फ्रैक्शन, द एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1 ऑलवेज। मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1। ध्यान रखना इस बात का भैया। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो निकालना है मुझे x से, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो अपन ऐसे x लिखते हैं, इसको चाय लिख सकते हो, CHI, चाय, छी, ची, जो मन करे वो बोल लो, आपकी मर्जी है। x से लिखना है तो x से कैसे लिख सकता हूँ? मोल्स ऑफ A अपॉन में मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, दैट इज योर आंसर। x भी लिखना चाहूंगा तो होमवर्क दे दूं क्या, या फिर तुम लिख दोगे? अरे लो गुरु, हमने ही लिख डाला। मोल्स, n मतलब है मोल्स। यहां तक आ गई बात समझ में? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सही चल रहा है मामला? कोई भी दिक्कत? बहुत बढ़िया, चले आगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आहा, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना भाई, मोल कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट समझते चलना प्लीज। देखो, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक मैं तुम्हें टी मैप से समझा दूंगा। देखो, हमारे जीवन में मोल है। मोल एक बेसिक चीज है, एक सेंट्राइज चीज है, हमें मोल अच्छे से आना चाहिए। मैं ध्यान से सुनना क्या बताने वाला हूं। अगर मेरी बात जान गए तो कभी भी मोल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनते जाना। ऐसे मान के चलो कि मोल ना, हम देखो हमारे सबके जीवन में एक कोई होता है जो हमारा सेंटर होता है। हम सारी बात भूल भाल के उसी के पास पहुंच जाते हैं, लड़ाई हो जाए तब भी उसी के पास, अच्छा हो जाए तब भी उसी के पास। तो हम एक चीज के पास जाते हैं ना, सेंटराइज चीज, जो हमारी पूरे जीवन का सेंटर होता है ना। जैसे हमारी मम्मी है मान लो, ठीक है, वो हमारे जीवन का सेंटर है। हम अपनी कुछ भी होता है मम्मी को बताते हैं, कुछ भी होता है मम्मी से पूछते हैं, तो मम्मी हमारा सेंटर है। तो भाई एक बात, तो अगर हमारा कोई सेंटर है जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, तो अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो अच्छी बात, और अगर हम उससे दूर जा रहे हैं तो वेरी वेरी गंदी बात। मतलब दूर जाने को क्या कर दो? क्रॉस कर दो। दूर नहीं जाता, गंदी बात, क्रॉस करो, क्रॉस करो, गंदी बात, बिल्कुल गंदी बात, क्रॉस करो, ठीक है। और अच्छी बात, हाँ तो ठीक है, अच्छी बात, क्रॉस नहीं करना, फिर क्रॉस नहीं करना। देखो, गंदी बात, दूर जाना गंदी बात, क्रॉस कर दो। लेकिन अगर दूर नहीं जा रहे, पास आ रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्रॉस नहीं, इस चीज को मना नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं। मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे समझो। मोल है। अब मोल से ना आप 3 जगह जाते हो, मास, वॉल्यूम और पार्टिकल्स। यहां 3 जगह जाते हो, मास, पार्टिकल, वॉल्यूम, इन 3 जगह जाते हो ना। अब ध्यान सुनना, एक बार मोल से मास पर जाते हो, एक बार मास से मोल्स पर जाते हो, एक बार मोल से वॉल्यूम पर जाते हो, एक बार वॉल्यूम से मोल्स पर जाते हो, एक बार पार्टिकल से मोल से पार्टिकल पर जाते हो, एक बार पार्टिकल से मोल्स पर जाते हो। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? ध्यान सुनते जाना जी भैया, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूं वो समझना। मैंने क्या बोला? मास की चीज मोलर मास पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम की चीज 22.4 पर डिपेंड करती है,
और पार्टिकल की चीज एवोगैड्रो कांस्टेंट Na पर डिपेंड करती है। ये तुम लोगों को बचपन से पता है, समझ में आ रहा है। ये 22.4 दिख रहा है ना, 22.4 लीटर, ठीक है। अब मोल के पास आना अच्छी बात, मोल से दूर जाना गंदी बात। मोल से दूर जाना गंदी बात, क्रॉस करो इस बात को, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई विद मोलर मास। पास आना अच्छी बात, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, क्रॉस नहीं करना, डिवाइड करना है मोलर मास। और यहां गंदी बात का मतलब क्या है, क्रॉस, मना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइड, ठीक है। ये साइन मना करने का होता है और क्रॉस करने का होता है, मल्टीप्लाई का भी साइन होता है। अभी मत कहना भैया मल्टीप्लाई तो अच्छी बात होती है, हमें अपनी मम्मी के संग प्यार मल्टीप्लाई करना चाहिए, ना कि उनके संग उनसे दूर जाकर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइड कर देना चाहिए। दूर जाना मना है, दूर जाना क्रॉस है, नहीं है। अब जैसे मैं इससे दूर चलूं, मोल से दूर चलूं, तो मैं क्या करूंगा, मना कर दूंगा। और मैं इसके पास चलूं तो मैं मना नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है मना ना करने का, बहुत बढ़िया, याद रखने का कॉन्सेप्ट। दूर जा रहा हूं, दूर मना करो, Na करो, और पास आ रहा हूं तो डिवाइड कर दो, बस हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, मोल कॉन्सेप्ट सब तैयार। चेक कर लो, याद करो भाई, ऐसे लिखो, दूर जाना, दूर निकल, देखो देखो कभी भी ना मोल्स तुम्हें गिवन है और तुम्हें मोल से मास निकालना है, मतलब मोल से दूर जाना है, तो तुम क्या करोगे, मना कर दोगे, मल्टीप्लाई विद मोलर मास, मल्टीप्लाई विद 22.4, मल्टीप्लाई विद Na। और अगर तुम्हें मोल्स पर आना है, मास पता है, वॉल्यूम पता है, पार्टिकल्स पता है, तो डिवाइड कर दो, गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है ये वाली, सही है, क्योंकि सेंटर पर आना है। क्लियर है यहां तक बात, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हो। चले आगे, बहुत बढ़िया, क्लियर लिख देना यहां पर, टाइमिंग को हाईलाइट करके क्लियर लिख देना मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, और तुम्हारे भाई ने तुम्हें इसका बहुत खतरनाक टी मैप पढ़ा दिया है विद अच्छी एंड गंदी बात। अच्छी और गंदी बात के साथ पढ़ा दिया है, ठीक है यहां तक बात। चलो जी आगे चल रहे हैं, अब आ गए हैं मजेदार बात, ध्यान सुनो भैया, मजेदार बात आ गई है। अब ध्यान सुनो, अभी तुम्हें करते जाना है, अभी तुम्हें करते जाना है क्वेश्चन, मेरे साथ साथ करते जाना है, ठीक है। देखो जैसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इन द लार्जेस्ट, इन, ध्यान देखो, अब लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट है ना। अब देखो Na से मल्टीप्लाई करनी पड़े, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको निकालना है। मतलब मैं मोल्स में चेक करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, मोल्स को फिर Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ एटम में हम मल्टीप्लाई करेंगे Na से, ध्यान सुनना, मैं अप्रोच दे रहा हूं तुम लोगों को, Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na तो बराबर आना है, इसका मतलब गिवन मास अपन मोलर मास से चलना है। तो जैसे मान लो, देखो तुम किसी का भी मान लो, इसका 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 इसका, मतलब आप गिवन मास अपॉन मोलर मास से करोगे। जैसे मान लो मैं डी का करता हूं, ठीक है, तो गिवन मास अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास 1, तो आंसर क्या आ गया, 4Na। समझ में आया, क्या आ गया, 4Na। वैसे अगर तुम किसी का भी चाहो, जैसे मान लो तुमने इसका निकाला, इसका आ गया 2Na, ठीक है भाई, समझ में आया, 31 35.5, इसका आ गया 2Na, 2Na, तो मतलब सबका आ गया, इसका कितना है 4Na, तो मतलब सबसे ज्यादा आइटम किसमें होंगे, फोर्थ में, तो डी आंसर हो गया, सिंपल। हमें देखो, हमें सॉल्व करना होता है 11वीं 12वीं के लिए, हमें निकालना पड़ता है सोच के आंसर, किसके लिए, नीट जेई के लिए। सोचना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्लियर, नहीं तो खत्म बात, कुछ नहीं मिल रहा, फिर कुछ नहीं मिल रहा, कभी नहीं मिलेगा, इस जीवन में तो नहीं मिलेगा, गारंटी है। ध्यान सुनो, आगे चलते जाएंगे, फटाफट आ जाओ। देखो ये आया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द रेशियो, ओ भैया रेशियो बताना है, द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन इज 16/16, बहुत बढ़िया। गिवन मास अपॉन मोलर मास, फाइंड लाओ गिवन मास अपॉन मोलर मास का आयो 1, बहुत बढ़िया। कार्बन इतने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो भैया गिवन मास 28 ग्राम्स, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 और 16 28, 1, मतलब 1 वाला आंसर है। अच्छा, तो 2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत बढ़िया, तो अब तो निकालना ही पड़ेगा पूरा। दूसरा क्या है ये, अच्छा, गिवन मास अपॉन 16, 2, 1 1 2, दूसरा वाला आंसर है, समझ में आया। गिवन मास अपॉन मोल मास, मोल निकाल के बस बराबरी तो करने थे, कोई दिक्कत कोई था, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन एटम। चलो भैया नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे देता हूं, या मैं ही करा, चलो मैं ही करा देता हूं, लाओ ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, होमवर्क में भी दूंगा, इसमें है क्वेश्चन, होमवर्क में भी दूंगा, ध्यान से देखना, और जेई का क्वेश्चन भी इसमें है, तो अच्छा करेंगे, ध्यान सुनना। ये
नीट वाला था ये आया हुआ कि भैया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, अच्छा ईच मोल बताना है, बहुत बढ़िया, और टोटल मास दे रखा है, इतना एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखो अगर मैं इसके मोल निकाल लूं, सबसे पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही है, तो 3 आ जाएगा, 3 मोल आ जाएंगे भाई, सही है ना, 3 मोल आ जाएंगे। अब H2SO4 में देखो, H2SO4 में ये कितना है, 3 मोल है, तो अगर मैं 3 मोल में देखो तो भैया ये अगर 3 मोल है तो हाइड्रोजन के 3 मोल होंगे, और ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन मतलब इंटू 2 मतलब 6 मोल किसके होंगे, H2 6 मोल होगा। S के बारे में बात करूं तो S कितना है, 1 इंटू 3 तो 3 मोल होगा। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 इंटू 3, ऑक्सीजन कितने होंगे, 12 मोल। हमें एक एक का मोल बताना था, एक एक नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट का बता दिया, इसके 12 मोल, इसके 3 मोल, इसके 6 मोल, दैट इज योर आंसर। पर्टिकुलर मोल निकाल लिया। अब भैया मोल के कॉम्पोजिशन में निकाल सकते हो, मतलब टोटल अपॉन, मतलब जिस ऑक्सीजन का आया और इसका अंदर टोटल निकाल लो तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल जाएगा, वो आगे पढ़ाना है, टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स, बहुत बढ़िया, देखो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, ग्राम पर है, सुनते जाना। अब ग्राम पर होने के बावजूद हमें किस पर जाना है, लीटर्स पर जाना है, तो हमें ग्राम से पहले मोल्स पर जाना पड़ेगा, और मोल के पास जा रहे हैं तो गंदी बात नहीं है, मतलब डिवाइड, और फिर मोल से वॉल्यूम पर जाएंगे तो मोल से दूर जाना है, इसका मतलब गंदी बात मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो भैया मैं पहले डिवाइड कर रहा हूं, गिवन मास अपॉन हाइड्रोजन का 1 मोलर मास, हाइड्रोजन गैस है भाई, H2 लो, गैस है तो 2 लो, H2 है तो 2 लो, 2 डिवाइड हो गया इनटू, भैया लीटर में जाना है 22.4, 10 से उड़ा दो, आंसर आया 224 लीटर्स, दैट इज योर आंसर। देखो ना ऐसे उड़ा दो, ए 10 से 10 उड़ा दो, 224 लीटर आंसर। आसान था ना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, हो गया काम, बहुत आसान था। कितना आसान क्वेश्चन था, इससे हलवा क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैं ऑप्शन इसलिए लाया कि भाई मतलब ऑप्शन है, ला सकता हूं मैं, प्रैक्टिस सेशन में ऑप्शन भी लेके आऊंगा सबके, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार तुम सॉल्व भी कर लो, एक बार तुम अप्रोच के साथ साथ चीजें सॉल्व करना जानता हो, अप्रोच तो तुम लोगों के पास मैं प्रैक्टिस सेशन में करा ही दूंगा कंप्लीट, ठीक है। ये निकालो भैया, एक काम करो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करके लाओगे, होमवर्क नंबर 5 दे दूं से, क्या हो गया, होमवर्क नंबर 5 देखो मैं बता देता हूं कैसे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर, मोल्स में आ गए। अब देखो मोल से तुम ये तो मोल नहीं निकाल सकते, तो मोल से तुम क्या करना, 6.022 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल मोल आ गए, टोटल मोल में से ये घटा देना, आंसर आ जाएगा। और ये वॉल्यूम में पूछ रहा है, तो जो आंसर आ गया उसको तुम मोल में ले जाकर 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। होमवर्क में इसका आंसर मांगता है अपन को, ठीक है जी। चलो आगे, ये आया है कुछ अच्छा क्वेश्चन। अच्छा ये कह रहा है कि इतने ग्राम नाइट्रोजन गैस और इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। भाई ऐसे ग्राम ग्राम में तो मत खेल जाना, है ना, मतलब ग्राम ग्राम में भी खेल सकते हो, तुम मोल निकाल कर खेल जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं भैया। गिवन मास अपॉन N2 गैस का मोलर मास 28 ग्राम्स, गलत तो नहीं कहा भाई, एक N का 14, तो N2 गैस है ना, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन कितना है, वो ये इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना, इसका 44, इससे कितना आया 0.5, इससे कितना आया 0.5, आंसर आया 1। फाइंड द वॉल्यूम, मोल आ गए कितने 1, दोनों मोल आ गए 1 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 22.4 लीटर। क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आगे, परसेंटेज निकाल दो। देखो हाइड्रोजन की मैं निकालूंगा क्योंकि आसान होती है, ऑक्सीजन की तुम निकालना क्योंकि बहुत आसान होती है। जैसे मैं H2O में निकालू था, H2O की टोटल कितना आ गया मास 18, अब मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूं फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 2, मास 2, 18, परसेंटेज के लिए 100, आंसर। फॉर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16 और पूरे का 18 इंटू ये, सॉल्व कर दो, आंसर। क्लियर बात, नो बकवास, स्प्राइट की तरह बिल्कुल क्लियर है। अच्छा भैया एक और क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनना। 0.5
ऑफ सॉल्यूशन इज डिसॉल्व इन इतने सॉल्वेंट, व्हाट कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। भाई तुम्हें सब्सटेंस भी गिवन है, सॉल्वेंट भी गिवन है, मास बाय मास निकालो, आंसर आ गया। होमवर्क HW6 बहुत बढ़िया भैया। मोलैलिटी निकालनी है भैया, छोटे वाला भाई, मोलैलिटी मोल्स अपॉन, एक सेकंड मिटा देंगे इसे, नहीं मिटा पाए, अब मिटा देंगे, ध्यान से देखो। मोलैलिटी अपॉन मोल्स अपॉन वेट, ग्राम किलोग्राम, बिल्कुल सही। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वेट। गिवन मास 18, मोलर मास 180 इंटू 1000 अपॉन में 1518। सॉल्व करना, आपको आंसर आ जाएगा, बस यही आंसर है। सही है, चलो। ये तो अभी अभी दिया क्या, पीछे से आगे आ गया क्या, यही है भाई। क्वेश्चन 2 बार है, ठीक है, तो इसको भी होमवर्क डाल लो, ये तो तुम्हें करना ही है। ये हमने तुम्हें होमवर्क के लिए जब ऐड करा है इसमें तभी आया है, छठा ही है, सेम ही है, तो ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन जेई का। क्या हम जेई के क्वेश्चन बना पा रहा है, क्या हम जेई के क्वेश्चन बना पा रहे हैं मिलकर, नहीं बना पा रहे, वो ध्यान से देखना है हम सभी को। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मोल निकालो, पाओ आंसर। गिवन मास अपॉन मोलर मास 2, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 Na 2 Na, गिवन मास 1 इसके पास होंगे सबसे ज्यादा, आंसर आ गया। जेई का क्वेश्चन है भाई, हलवा। और भाई सुनो, जेई में आया है, और भाई देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, मैं तुम्हें कोई कहता भैया ज्यादा पीवाई की पुरानी नहीं करनी चाहिए, भैया मैं तो तुम्हें AIPMT के PYQ भी कराऊंगा, मैं तुम्हें जेई पुराने मेंस के PYQ भी कराऊंगा। उसका रीजन उसका यही है कि भाई अब पुराना एम्स जैसा, AIPMT जैसा, AIEEE जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आ चुके हैं वापस। तो भैया अगर आ चुका है तो हम टफ भी करेंगे भाई, इजी भी करेंगे। तो आज की क्लास, लास्ट ही था, आज की क्लास मैं यही ओवर कर रहा हूं आप सभी के लिए। सब ही बैठ जाओ, बिल्कुल टाइम के साथ लगाओ, टाइम के साथ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। ये बहुत आसान लेक्चर था, मुझे पता है, मैं इससे बहुत टफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊंगा, पर इन आसान क्वेश्चनों को आप अभी बना लो, क्योंकि टफ क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब एक बार आसान के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर होंगे तो। दूसरी बात, हेटर अगर आए कमेंट में तो आप लोगों को फ्रीडम है, आप उनको भैया रुला दो, भगा दो, उनके लिए रिपोर्ट करो। देखो उल्टा सीधा प्लीज मत लिखना, क्योंकि देखो वो उल्टा सीधा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो पढ़ने तो नहीं बैठे। अगर तुम पढ़ने बैठे हो तो तुम्हें ध्यान देना, पहली बात तो ध्यान ही मत दो कमेंट पे, पर अगर तुम अपने कमेंट टाइप करो और तुम्हें कहीं दिख गया तो भाई सीधा रिपोर्ट कर दो कि भैया रिपोर्ट है और ये हमें ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहा है। तो आप ये सब कर सकते हो। तो बस इतना ही था, आज की क्लास में ही ओवर करता हूं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों, ओके, गुड बाय, गुड नाइट।